राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार रीजनल सर एप्लीकेशन में। आज की क्लास में हम मॉक नंबर 25 पटवार का जो हमारा टेस्ट सीरीज चल रहा था उसका आखिरी टेस्ट मॉक नंबर 25 के मैथ के क्वेश्चन के सॉल्यूशन को देखेंगे। देखिएगा कैसे क्वेश्चन आए थे और क्या उनका सही सॉल्यूशन था। चलिए बढ़ते हैं आज के सेशन की तरफ और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या था। सबसे पहले मैं कलर चेंज कर लूँ। पहला क्वेश्चन जो था वो किससे रिलेटेड है? प्रॉफिट और लॉस से। क्या कह रहा है? साहिबा ने अपनी दुकान के लिए 8 रुपए प्रति कप की दर से 240 कप खरीदे। तो इससे आपको इतना तो समझ में आ गया होगा कि एक कप का दाम अगर 8 रुपया है तो 240 कप का दाम कितना होगा? तो 24 गुना क्या करोगे? 8। तो 8 चौका तो कितना? 32, 8 दूनी 16 और 1 19। तो आपने कहा कि टोटल जो कप है उनका दाम कितना होगा? 1920 रुपया। ठीक है, खरीद मूल्य। क्या कह रहा है? परिवहन के दौरान 24 कप क्षतिग्रस्त हो गया। अब यह 24 कप तो टूट गए। अब टूट गए तो उसका कुछ कर नहीं सकते हैं। शेष कप को उसने 12 रुपए प्रति कप के दर से बेच दिया। तो शेष कितने कप बचेंगे? तो आपने कहा कि एक कप को 12 रुपए के हिसाब से बेचा तो शेष कितने कप बचेंगे? 216। भैया 240 टोटल कप थे, 24 कप तो टूट गए, तो बचे कितने? 216। तो 216 गुना 12 करेंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। तो चलिए गुना करते हैं। अगर 200 गुना करे 12 का तो आपने कहा सर 2400। फिर ये 12 एकम 12 तो 120 ये, और 12 छक कितना? 72। तो 2592 इनको गुना किया तो 2592 रुपया आया। तो आपको यहां से एक चीज समझ में आ गया होगा कि खरीदा इतने में, बेचा इतने में, तो प्रॉफिट है या लॉस है? तो आपको दिख रहा है कि प्रॉफिट है। अब प्रॉफिट है कितने का तो घटा लो। 2 में से 0 घटाओगे 2, ये 9 में से अगर तुमने 2 घटाया तो कितना? 7, और ये 25 में से 19 घटाओगे तो कितना? 6। 672 रुपए का प्रॉफिट है। तो प्रॉफिट परसेंट निकाल दो। आपने कहा सर 672 का प्रॉफिट कितने में? 1920 में, और गुना किसका सर? 100 का। सर ये 0 0 काट देगा आपस में। अब कैलकुलेशन करते हैं काटा पीटी। मुझे बताओ 4 चौका 16 और 4 अट्ठे 32। इसको मैंने काटा 4 एकम 4 तो ये कितना? 27। 4 छक कितना? 24 और 4 अट्ठे 32। 24 का पहरा आता हो तो 24 दूना 48 होता है, और 24 सते कितना होता है? 168। और 2 से देखा जाए तो ये 10 कितनी बार में कटेगा? 5 बार में। तो 7 पंचे 35% का क्या है सर? प्रॉफिट है। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लीजिए एक बार पूरी क्लास। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक महिला के व्यय और बचत का रेशियो दिया हुआ। व्यय मतलब समझ गए? खर्च। सर खर्च का मतलब एक्सपेंडिचर का और सेविंग का रेशियो कितना है? 5 और 1 है। तो मैं इसको 500 और 100 ले लेता हूं क्योंकि रेशियो में मैं निश्चित मान का गुना कर सकता हूं। तो आपने कहा दोनों में 100 का गुना कर लीजिए, कैलकुलेशन थोड़ा आसान बनेगा। तो 500 खर्चा है, 100 का क्या है? बचत है। तो मैं कहूंगा इसकी इनकम क्या रही होगी? तो इनकम क्या होता है? तो आप कहते हो ना कि खर्चा और बचत को जोड़ते हैं तो वही इनकम बनता है। मतलब 600 का इनकम रहा होगा। बोलोगे जी सर। आगे क्या कह रहा है? यदि उसकी आय और व्यय में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि करे। किस किस में वृद्धि करना है सर? पहले आय में। आय में कितना करना है सर? 10% बढ़ाना है। अरे बोलो हाँ या ना। और व्यय मतलब खर्च। खर्च में कितना परसेंट बढ़ाना है? 20%। तो मुझे एक बात बताओ, खुद सोचो कि 600 का अगर 10% निकाले तो कितना होगा? 60। तो अगर मैं 600 में 60 बढ़ा दूं तो नया इनकम कितना होगा? 660। अच्छा 500 का 10% तो 50 होता, 20% कितना हो जाएगा? 100। तो अगर मैं 500 में 100 बढ़ा दूं तो कितना हो जाएगा? 600। तो आपने कहा बढ़ने के बाद इनकम तो 660 है, खर्च कितना है? 600। तो मैं आपसे पूछूं बचत कितना होना चाहिए? तो आप 60 ही तो कहोगे, क्योंकि 660 में से 600 घटाओगे तो 60, या 600 में 60 जोड़ोगे तो 660। तो आपने देखा कि अब बचत कितना है? 60 का। पहले बचत कितने का था? 100 का। क्वेश्चन में कह रहा है बचत में कितने का परिवर्तन हुआ? तो भैया बचत में पहले से 40 रुपया कम हुआ। तो बचत में क्या हुई? कमी हुई। तो कमी परसेंट निकाल दो। कितने की कमी हुई सर? 40 की। कितने में सर? 100 में। गुना किसका? 100 का। 100 से 100 कटा 40%। 100 से 100 कटा 40%। क्या सही उत्तर है? तो 40% का परिवर्तन हुआ कहां सर? बचत में। आसान था, ज्यादा हार्ड नहीं था। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3।
अब ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, गुना करना होगा, तरीके से करना होगा, सीखो कैसे करना है। पहले तो दशमलव को भूल जाओ, नॉर्मल गुना करो, 2 दूनी कितना 4। अब देखो यहां 1 अंक बाद दशमलव, यहां 1 अंक बाद, तो टोटल 2 अंक बाद दशमलव लगा दो, तो आपने कहा 0.04। प्लस है तो प्लस लिखो, नॉर्मल गुना करो, 2 दूनी कितना 4, यहां 2 अंक बाद, यहां 2 अंक बाद, तो टोटल कितने अंक हो गए 4। 4 अंक बाद दशमलव बैठा दो, 1 2 3 और 4। सही से लिख देता हूं, ये 0.04 और ये कितना 0.0004। माइनस है तो माइनस लगाओ, पहले नॉर्मल गुना करो, 4 दूनी 8, यहां 2 अंक, यहां 1 अंक, तो 3 अंक बाद दशमलव लगा दो, और बटा में कितना है सर 0.36। अब जोड़ना है तो मुझे एक बात बताओ, यहां दशमलव के बाद कितने अंक है 4, तो यहां भी दशमलव के बाद 4 अंक करोगे, बोलो हाँ या ना। यहां भी दशमलव के बाद कितने अंक करोगे 4 अंक, मतलब ये 0.0400 कर लो, ये कितना 0.0004, और इसको भी 4 अंक का बना लो 0.0080। थोड़ा सा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। अब देखो जोड़ना आसान है, ये 400 है, ये 4 है, तो 404 मैं यहां लिख रहा हूं 404, और कितने अंक बाद दशमलव 4 अंक बाद, किसको मैंने जोड़ा तो इनको जोड़ा, इनको जोड़ा, तो 404 में 4 अंक बाद दशमलव बैठाया, इसमें से मुझे घटाना है 0.080 और भाग 0.0080 और भाग लगाना है 0.36 का। अब मुझे एक बात बताओ ना, सबको भूलो, ये 404 है, ये 80 है, तो 404 में से 80 घटाओगे तो क्या 324 लिखोगे, बोलोगे जी सर। 4 अंक बाद दशमलव है तो तुम भी 4 अंक बाद लगा दो। देखो सिंपल तरीके से, नॉर्मल तरीके से मैं कैलकुलेशन करूंगा। अब मुझे बताओ, ऊपर में तो 324 लिख दे, नीचे में 36 लिख दूं, यहां से दशमलव हटा दूं तो ऊपर 100 नहीं, ये दशमलव हटाओगे ऊपर 100 और ये दशमलव हटाओगे तो नीचे 1 पर कितने जीरो 4 जीरो। कैलकुलेशन कर लो, मैंने तोड़ तोड़ के काफी कर लिया, बाकी और शॉर्ट कर सकते थे। मुझे एक बात बताओ, 18 से कितनी बार 2 बार, ये 18 गुना 18 कितना होता है 24, 324, और 2 से कितनी बार 9 बार, तो ऊपर में 9 नीचे में 100, मतलब कितना सर 0.09। 0.09 ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ये ज्यादा ही लंबा कर दिया, डायरेक्ट ही जोड़ लेते फटाफट, ठीक है चलिए कोई नहीं। 0.09 इसका क्या होगा सही उत्तर। अगले को देखो, चौथा कह रहा है एक आदमी 1 रुपए में 5 पेन खरीदता है, तो मुझे एक बात बताओ, 5 कलम को खरीदा कितने में सर 1 रुपए में, ठीक है। फिर कह रहा है 1 रुपए में 4 कलम बेचता है, मतलब 4 कलम को बेचा कितने में, बेचा मतलब एसपी 1 रुपए में। तो अभी थोड़ी देर पहले या फिर अपन लास्ट क्लास में भी चर्चा कर रहे थे क्या कि सर इनकी संख्या को क्या करे बराबर, तो ये 5 और 4 का लैसे कितना होगा 20, तो यहां 4 का गुना कर दे तो 20 बन जाएगा, यहां 5 का गुना कर दे तो 20, यहां 4 का गुना तो साहब यहां 4 का गुना, यहां 5 का गुना तो यहां भी। मतलब मैंने कहा 4 रुपया क्रय मूल्य, 5 रुपया विक्रय मूल्य, कितने का 20 का, और यहां भी कितने का 20 का। तो बताओ प्रॉफिट है या लॉस है, तो सर प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है, तो सीधा सीधा दिख रहा है कि 1 रुपए का प्रॉफिट है, कितने पे 4 पे, गुना करिए 100, तो कितना आ गया 25%। 25% ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन का क्या है सही उत्तर। 25% का सर क्या है प्रॉफिट है, देख लीजिए। बढ़े आगे, चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा इसलिए भी डाला है कि मान लो अगर इस टाइप के परिमेयकरण वाला क्वेश्चन भी आ जाए सरलीकरण के अंदर तो डरो नहीं। बे तो करना क्या होता है, पहले समझना परिमेयकरण करने का तरीका। x का मान क्या दिया है √3 + 1 और बटा क्या √3 - 1। सबसे पहले परिमेयकरण करना सीखो, रेशनलाइजेशन करना सीखो। करना क्या होता है बस उसको गौर से सुनना और कुछ मत करना। गौर से सुनो, शॉर्टकट बताता हूं, ध्यान रखना कि नीचे जो वैल्यू माइनस में है उसको ऊपर प्लस में लिख दो। सुनना मेरी बात को, मैं क्या कर रहा हूं कि ऊपर में जो था उसको तो वैसे का वैसा रहने दो, इसमें तो कोई चेंज नहीं। अब नीचे वाले में देखो, जो वैल्यू माइनस में है वही वैल्यू ऊपर प्लस में लिख दो, लिख दिया। और नीचे क्या करो, इन दोनों के वर्गों का अंतर, मतलब √3 इसका वर्ग और 1 इसका वर्ग, इनका अंतर हो गया परिमेयकरण। जैसे मान लो y का मान है, y का मान क्या दिया है सर √3 - 1 बटा √3 + 1। मैंने कहा ऊपर वाला जैसा है वैसा लिख दो, √3 - 1 है तो √3 - 1 लिखो।
अब नीचे जो वैल्यू माइनस में उसको ऊपर प्लस में लिख दो, सॉरी प्लस में है तो माइनस में लिख दो। ध्यान देना, बस क्या करना है, नीचे जो वैल्यू माइनस में है उसको ऊपर प्लस में लिख दो, अगर प्लस में है तो ऊपर माइनस में लिख दो, चिन्ह बदल के ऊपर लिख देना है। नीचे माइनस में है तो ऊपर प्लस में लिख दो, नीचे प्लस में है तो ऊपर माइनस में। तो मैंने देखा नीचे प्लस में तो इसी को माइनस में लिख दिया, और नीचे का काम फिक्स है, इनके वर्गों का अंतर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि नीचे प्लस है या माइनस है। नीचे माइनस है तब भी वर्गों का अंतर, नीचे प्लस है तब भी वर्गों का अंतर। हो गया इसका परिमेयकरण, बस अब इसको सॉल्व करिए। चलिए करते हैं सॉल्व। मुझे बताओ, आप सबको पढ़ाया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ाया है साहब, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आप सबको पढ़ाया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या पढ़ाया है सर, ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। बोलो हाँ या ना, बोलोगे जी सर। कहां पढ़ाया है सरलीकरण में, अब मुझे एक एक करके बताते जाओ। ये a प्लस बी, ये a प्लस बी, तो a प्लस बी का वर्ग बन गया, बोलोगे जी सर। तो उत्तर में क्या लिखोगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2 गुना a गुना b, और नीचे क्या लिखोगे, तो √3 का वर्ग कितना 3 माइनस कितना 1। यहां इसको देखो तो यहां क्या लिखोगे, a माइनस बी, तो क्या कहोगे, a का वर्ग प्लस b का वर्ग माइनस 2 गुना a गुना b, और नीचे तो फिक्स है, √3 का वर्ग कितना 3 और 1 का वर्ग 1। ठीक है, ये a प्लस बी के फॉर्मूले में बैठ गया, ये a माइनस बी का। a माइनस बी का फॉर्मूला का स्क्वायर का क्या पढ़ाया है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस क्या 2ab। क्या बात क्लियर है, बोलोगे जी सर। अब स्पेस चाहिए एक लाइन और बस सॉल्व करने के लिए। मुझे बताओ, ये √3 का वर्ग 3 होगा, बोलोगे हाँ, और ये 1 का वर्ग 1 होगा, तो ये 3 और 1 में क्या लिख दूं 4। ध्यान देना, 3 और 1 कितना 4, और प्लस कितना 2√3, भाग में कितना 3 माइनस 1 2। यहां देखो इसको, √3 का वर्ग 3 और 1 का वर्ग 1, तो 3 और 1 कितना 4, और माइनस 2√3 बटा में कितना 2। मुझे बताओ 2 का अगर भाग लगाओगे तो ये 4 2 से कितनी बार में कटेगा, 2 बार में, और यहां 2 से 2 कट के कितना बचेगा √3। यहां 2 से भाग लगाओगे तो 4 में 2 का भाग कितना 2, और ये 2 से 2 कट जाएगा तो √3 माइनस का। मतलब यहां से आपको पता चला x का मान और y का मान। x का मान क्या है 2 प्लस √3 है, y का मान 2 माइनस √3 है। अब पूछा क्या है हमसे तो ये पूछा है, चलो अगले स्लाइड में करना पड़ेगा, जगह तो है नहीं। हमसे पूछा है सर 3 गुना x प्लस वाई। चलिए 3, x का मान क्या निकाला 2 प्लस √3, y का मान क्या लगा निकाला 2 माइनस √3, पुट कर दिया। अब बताओ, प्लस का और माइनस का √3 कैंसिल, तो यहां 3, ये 2 और 2 कितना 4, तो 4 तिया कितना 12। 3 गुना x प्लस वाई का मान क्या होगा 12। तो सही उत्तर क्या होगा सर, ऑप्शन नंबर सी। बस परिमेयकरण करना आना चाहिए था डायरेक्ट। देख लो पूरी क्लास एक बार, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है सरलीकरण का, आ जाएगा पेपर में तो आप कर पाओगे। ठीक है सर, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। ऐसा क्वेश्चन लास्ट वाले में भी टेस्ट सीरीज में करा था। क्या कह रहा है, पी क्यू आर का औसत दिया है, मतलब मैं यहां से कह सकता हूं कि पी क्यू आर का टोटल वजन कितना, तो आपने कहा 58 गुना 3, ऐसे ही तो करते हैं टोटल वजन, औसत में संख्या का गुना, तो औसत 58 था, टोटल 3 नंबर थे तो 3 का गुना। चलो गुना कर लो, 8 3 24 और 5 3 15 और 2 17, टोटल वजन कितना तीनों का 174। आगे क्या कह रहा है सर, P और Q का औसत कितना है साहब 54 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो आपने कहा 54 गुना 2, कहने का मतलब सर 108। कोई दिक्कत, P और Q का औसत वजन 54 था, तो P और Q का टोटल वजन क्या होगा 108। अब मुझे एक बात बताओ, बाकी काम तो बाद में करेंगे, पहले यही बता दो कि मुझे इन तीनों का वजन पता है, इन दोनों का वजन पता है, तो 3 के वजन में से अगर 2 का वजन घटा दे तो तीसरे का वजन आ जाएगा, बोलोगे हाँ। तो मुझे किन 2 का वजन पता है, P और Q का, तो R का वजन आ जाएगा यहां से, बोलोगे जी सर कैसे, तो तीनों का वजन 174 था, 2 का वजन कितना था 108 था, घटा दे तो कितना घट के आ गया 66 kg। मतलब यहां से मुझे R का वजन पता चल गया सर 66 kg। क्लियर है। अगले लाइन में क्या कहा, Q और R, अगर मैं Q और R की बात करूं तो इनका औसत वजन तो 48 है, टोटल वजन कितना होगा, तो आप कहोगे सर 48 का 2 गुना
कहने का मतलब 96 kg। अब मुझे बताओ Q प्लस R पता है, R का मान पता है, मुझसे Q का वजन पूछ रहा है। तो यहां से अगर मैं Q का वजन निकालना चाहूं तो मैंने कहा Q प्लस R 96 है, R का मान सर 66 है, अगर घटा दूं तो वैल्यू कितना आ जाएगा 30 kg। क्लियर है, वैल्यू कितना आ जाएगा 30 kg। ठीक है, तो सही उत्तर अपना क्या होगा 30 kg। इसको घटाना एक बार सही से, 14 में से 8 घटेगा 6 और ये 6। ठीक है, तो सही वजन क्या होगा किसका, Q का। तो आपने कहा सर ऑप्शन नंबर सी 30 kg क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है भैया, चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, दो कक्षा के दो सेक्शन ए और बी जिनमें क्रमशः 40 और 50 छात्र हैं। तो देखो कोई दिक्कत नहीं है, ए की बात हो रही है और किसकी बात हो रही है, बी की। या मैं इसको इस तरीके से लूं, बोलोगे जी सर कैसे, ये सेक्शन ए है और सेक्शन बी है, इनमें संख्या की बात करें तो ए में 40 है और बी में कितना है 50 है। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अगला लाइन क्या कह रहा है, यदि सेक्शन ए के छात्रों का टोटल वजन कितना है 36, औसत वजन कितना है 36 है, और सेक्शन बी के टोटल वजन कितना है औसत वजन, तो आपने कहा 45 है। लिख दिया पहले डेटा, क्या लिखा डेटा, तो ए और बी के छात्रों की संख्या लिख दी, उनका औसत दिया था 36 और 45 तो लिख दिया। अब मुझसे कह रहा है पूरी क्लास का निकालो, मतलब कंप्लीट का, ए और बी का एवरेज निकालो। तो कंप्लीट का एवरेज कैसे निकालते हैं, तो देखो सीखो समझो, सिखा भी चुका हूं क्लास में। आप कुछ ना करो, पहले तो इनको सरल करो, सरल करते ही इसको मैं क्या ले लूंगा 4:5। बोलो हाँ या ना, रेशियो में ले लेना, हमेशा संख्या को गुना भाग कम हो जाएगा। तो 0 से 0 कटा 4:5। अब देखो ए का एवरेज 36 है, बी का एवरेज 45 है, तो आप पूरी क्लास का एवरेज या तो 36 मान लो या तो 45 मान लो या इनके बीच का कोई नंबर मान लो, लेकिन मैं 36 मान लेता हूं। क्यों, क्योंकि और ज्यादा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। 36 माना, अगर मैंने 36 माना तो 36 से यह वैल्यू कितना कम या ज्यादा है, तो सर ना ही कम है ना ही ज्यादा है, मतलब 0। 0 में 4 का गुना किया, मतलब कोई चेंज नहीं आया, औसत अभी तक मेंटेन चल रहा है। लेकिन अगर 36 से मैं दूसरे वाले को कंपेयर करूं तो यह वैल्यू ज्यादा है, और कितना ज्यादा है सर 9 ज्यादा है। बोलो हाँ या ना, मैंने 36 माना था लेकिन ये 36 से 9 ज्यादा है, और यहां व्यक्ति की संख्या कितनी है 5, तो मैंने कहा टोटल 9 पंचे 45 ज्यादा है। क्लियर है, ये तो ज्यादा हो गया, टोटल वैल्यू है, लेकिन हमें तो एवरेज निकालना है, तो हमने कहा इस 45 को टोटल में बांट दो, 5 और 4 9 में, 9 में बांट दिया। 9 से काटा कितनी बार 5 बार, तो आपने कहा 36 और 5 41। टोटल क्लास का वजन कितना है 41 kg है। वैसे तो बहुत सारे तरीके बता रखे, एक तरीका क्या बताया था, तो एक तरीका बताया था इनका रेशियो ले लो, इनको गुना कर लो, इनको गुना कर लो और इनको जोड़ के भाग लगा दो। नहीं, मैंने कहा इनका रेशियो ले लो 4 और 5, तो 4 गुना क्या कर लो 36, 5 गुना क्या कर लो 45 और भाग लगा दो 5 + 4 9 का, तब भी आंसर आता है 41। ठीक है सर, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा 8। क्या कह रहे हैं, एक आयत के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः इतना इतना है। भैया ये तो बहुत हलवा क्वेश्चन हो गया। आयत का विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है सर, √ लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। दिया ही हुआ है लंबाई, क्या दिया है सर 9, तो 9 का स्क्वायर, 5 तो 5 का स्क्वायर। अब मुझे बताओ 9 का स्क्वायर कितना होता है 81, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, अगर इनको जोड़े तो √106। तो सही उत्तर क्या होगा √106। ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ऑप्शन नंबर ए क्या है इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, ±106 मत लगा देना, क्योंकि ये चीज थोड़ा अलजेब्रा का हो जाता है कि अगर x² का मान दिया हो ना, तब मैं इसको उधर ले जाऊंगा तो वो वर्गमूल बनेगा, तब प्लस माइनस में लेते हैं। सीधा d का मान होता है क्या √L² + b²। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले को देखिए क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है, 500 रुपए पे 3 वर्षों के लिए 10% की दर से साधारण और चक्रवृद्धि का अंतर निकालना है। कितने साल का सर, 3 साल के CI और SI का अंतर निकालना है। भैया डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, 3 साल के CI SI का अंतर का फॉर्मूला होता है मूलधन गुना दर का स्क्वायर बटा 100 का स्क्वायर। गुना में एक चीज और जुड़ जाएगा 300 + R, R क्या है त्रिज्या, और बटा कितना 100। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और आंसर को फटाफट बताइए। चलिए मुझसे तो अंतर ही पूछ रहा है, तो सर D का मान ही निकालना है। बताइए मूलधन कितना है साहब 5000, तो 5000 लिखिए,
ठीक है। दर कितना है सर 10, तो 10 गुना 10 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। और 300 प्लस दर मतलब 310 लिख दीजिए। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? बोलोगे नहीं। मूलधन 5000 था, 5000, दर 10 था तो 10 का वर्ग मतलब 10 गुना 10, और यहां 10 रखा तो 300 प्लस 10 310। नीचे कितना है 100 का स्क्वायर मतलब 100 गुना 100, और एक और 100 था तो ये 100। अब भैया इसको कैलकुलेट कर लो कैसे कैसे, तो मुझे बताओ। ये 3 जीरो तो 2 और 1 3 जीरो, 1 जीरो ये 1 जीरो, 1 और 1 ये 2 जीरो कैंसिल, तो ऊपर बचा 5 गुना 31, तो 31 पंचे 155। तो आपने कहा सर 155 रुपये 3 साल के CISI का अंतर। डायरेक्ट रखिए, काम करिए, ज्यादा टाइम लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 2 साल का अंतर पे भी हो सकता है, 3 साल का, और यही दोनों इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्लास में तो वैसे सबका बताया, 2.5 का निकालना हो, 2.25 सॉरी 2 सही 2 वर्ष 146 दिन का निकालना हो, सब बताया हुआ है। चलो यहां देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु की कीमत में 25% की कमी कर दे। मुझे एक बात बताओ, क्लास में ये पढ़ाया था ना परसेंटेज के अंदर कि अगर मूल्य में खपत का गुना करे, खपत मतलब कंजप्शन का गुना करे, तो क्या होता है? खर्च आता है। नहीं, कि मूल्य में अगर मैं मूल्य में अगर खपत का गुना करूं तो क्या आएगा? खर्च। और ये खर्च अगर मेरा कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब समझते हो? फिक्स हो। तो आप कहोगे कि अगर मुझे मूल्य का अनुपात पता चल गया तो उसका उल्टा करते ही खपत का अनुपात पता चल जाएगा, या मुझे खपत का अनुपात पता चल गया उसका उल्टा करते ही मूल्य का अनुपात पता चल जाएगा। बस इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन उड़ा देना है। मुझे बताओ मूल्य में 25% की क्या है सर? कमी है। कलर करते हैं चेंज। तो आपने कहा सर 25% का मतलब हमने पढ़ा है 1/4, मतलब आप यही तो कहना चाह रहे हो पहले मूल्य 4 का था तो कम होकर कितना हो गया? 3। आगे क्या कह रहा है? और इसलिए एक परिवार को व्यय को समान रखना, व्यय देखो खर्च को समान रखना है, मतलब खर्च को कांस्टेंट रखना है। करने रखने के लिए उस वस्तु की खपत में 20 केजी की वृद्धि की गई, तो भैया ये खर्च तो कांस्टेंट हो गया। तो मुझे अगर मूल्य का रेशियो पता चल गया तो उल्टा करके खपत का निकाल ले, तो बोलोगे जी सर। तो 4 और 3 का उल्टा क्या होगा? 3 और 4, ये मेरे खपत का रेशियो। अब मुझसे कह रहा है खपत में कितने की वृद्धि हुई? 20 केजी की वृद्धि हुई। तो मुझे बताओ यहां कितने की वृद्धि हुई? तो सर 1 की वृद्धि हुई। तो 1 किसके बराबर सर? 20 केजी के बराबर। तो प्रत्येक मान किसके बराबर? 20 के बराबर। ठीक है, आगे क्या कह रहा? पहले का खपत क्या था? तो जरा बताओ पहले का खपत क्या था? 3 ही तो था, और रेशियो का मान कितना है? 20 है। तो 20 दिया कितना? 60 केजी। 20 दिया कितना? 60 केजी। 60 केजी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, पूछता वर्तमान का खपत क्या है? तो 20 चौका कितना? 80, 80 केजी वर्तमान का होता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11। क्या कह रहा है? एक निश्चित राशि को 12% प्रति वर्ष साधारण ब्याज पर निवेश करने पर 5 वर्ष बाद इतना रुपए का ब्याज मिलता है, तो निवेश की गई राशि बताएं। मुझे एक बात बताओ, साधारण ब्याज पर निवेश किया, कितने वर्ष बाद इतने रुपए का ब्याज मिला? तो सर 5 वर्ष बाद मिला, मतलब सर ये 5 वर्षों का ब्याज है। क्लियर है? तो आपने कहा सर 5 वर्षों का ब्याज है 19,200, ये तो रुपए में ब्याज है। अच्छा परसेंट में बात करें तो 12% 1 साल का है, तो मैं पूछूं 5 साल का कितना होगा? तो आप कहोगे 12 पंचे 60। ये 5 साल का रुपए में ब्याज, ये 5 साल का परसेंट में ब्याज। मुझसे मूलधन पूछा मतलब 100% निकालो, तो चलिए निकालते हैं। 192 पे 00 भागा 60 गुना 100। मुझे बताओ सर ये 0 0 कटेगा, 6 तिरी 18, 6 दूनी 12 और 1 0 ये बैठा दो। तो आपने कहा सर 32 पे कितने 0? 3 0, 32,000। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, आसान था, नॉर्मल सा क्वेश्चन था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो यहां पे थोड़ा चीजों को समझना। एक बेलन को पिघलाए गए अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। ठीक है, जबकि दोनों की त्रिज्या क्या है? समान है, तथा बेलन की ऊंचाई उसकी त्रिज्या की क्या है? 2 गुनी है। एक बेलन पर पिघलाए गए अर्धगोले का मतलब ये कहना चाह रहा है, सुनना मेरी बात, ये बेलन है, इस पे अर्धगोला है,
लो भैया ये अर्धगोला बन गया और ये क्या है, बेलन है। मुझे एक बात बताओ, एक एक करके डायग्राम समझो। ये तो इसकी त्रिज्या है, बोलो हाँ या ना। ये इसकी हाइट है और ये त्रिज्या किसकी है, बेलन की भी और अर्धगोले की भी। तो इस डायग्राम का आपको क्या बताना है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब सर टोटल सरफेस एरिया। और कॉन्सेप्ट क्या बताया था टोटल सरफेस एरिया का, कि सर चारों तरफ का क्षेत्रफल अगर जोड़ देते हैं तो टोटल सरफेस एरिया, हाँ या ना। और कर्व्ड सरफेस एरिया क्या बोला था, सर ऊपर और नीचे का छोड़ दो, बाकी साइड साइड का ले लो तो कर्व्ड सरफेस एरिया। तो हमसे पूछ रहा है टोटल, तो मतलब हम साइड का भी लेंगे, ऊपर नीचे का भी लेंगे और एरिया को लिख देंगे। आगे क्या कहा कि बेलन की ऊंचाई त्रिज्या की 2 गुनी है, मतलब एच का मान आपको क्या रखना है, 2 गुना त्रिज्या। ये भी क्वेश्चन में ही दिया हुआ है। अब बताओ टोटल सरफेस एरिया निकालोगे कैसे, इस डायग्राम का फॉर्मूला रखते तो गड़बड़ होता, कैसे निकालोगे तो बताओ। ऊपर ऊपर तो अर्धगोला है, तो अर्धगोले का एरिया क्या होता है, तो आपने कहा सर 2 पाई आर स्क्वायर, बोलो हाँ या ना। नीचे नीचे क्या है, वृत्त है, तो वृत्त का एरिया क्या होता है, आपने कहा सर पाई आर स्क्वायर। और साइड साइड में क्या है, तो सर बेलनाकार आकृति है, तो इसका एरिया क्या होता है, तो आपने कहा सर 2 पाई आर एच होता है। याद है ना, जब मैंने बेलन पढ़ाया था तो आप अगर इस वाले को छोड़ दो, ऊपर नीचे वाले वृत्त को छोड़ दो तो ऐसा आकार बन जाएगा। और ये क्या होता है, 2 पाई आर एच। और कैसे 2 पाई आर एच होता है ये भी बताया था। तो आपने कहा कि सर ऊपर वाला बेलन है तो बेलन का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, सॉरी अर्धगोला है तो अर्धगोले का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला वृत्त है तो वृत्त का एरिया पाई आर स्क्वायर। और ये कैसा है, बेलनाकार है, मतलब इस चारों साइड का लेना है, मतलब क्या लेना है, कर्व्ड सरफेस एरिया, तो इसका एरिया कैसा होता है, 2 पाई आर एच होता है। ठीक है, अब कुछ नहीं करो, वैल्यू को लिख दो। सर ये 2 पाई आर स्क्वायर और पाई आर स्क्वायर 3 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर का आर रहने दो, और क्वेश्चन में कहा है ना एच की जगह 2 गुना आर लो, तो 2 गुना आर लो। तो आपने कहा सर ये 3 पाई आर स्क्वायर और इनको 2 दूनी 4 पाई आर स्क्वायर, तो 4 और 3 कितना, 7 पाई आर स्क्वायर। यह होगा इस आकृति का टोटल सरफेस एरिया, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी। टोटल सरफेस एरिया इस आकृति का निकालना था, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, 7 पाई आर स्क्वायर। और हमेशा समझाया, फॉर्मूला रटोगे तो दिक्कत है, समझ जाओगे कि टोटल का मतलब क्या होता है, कर्व्ड का मतलब क्या होता है, तो निकालना क्या होगा, आसान होगा। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है एक परीक्षा में 45% छात्र इतिहास में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, 60% छात्र हिंदी में पास हो गए। आगे कह रहा है 8% छात्र दोनों विषय में क्या हो गए, फेल। अब देखो कहानी क्या है, तो सर थोड़ा सा वेन डायग्राम पे चले। एक तो हिस्ट्री वाला था, दूसरा हिंदी वाला है, लो वेन डायग्राम बनाया। अब कह रहा है दोनों मिलाकर फेल कितने हुए, तो दोनों में मिलाकर फेल हुए 8%, मतलब ये वैल्यू मेरा 8% है, फेल वाला है। और ये 45% छात्र अगर उत्तीर्ण हुए, तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि सर जितने भी रहे होंगे उसमें 55% फेल हुए होंगे। अरे बोलो हाँ या ना, कि जितने भी थे हिस्ट्री में उसमें से 45% पास हो गए, तो बाकी कितने बचे, 55% वो फेल हो गए। अगर मैंने कहा 60% पास हुए, तो मैं ऐसा कह सकता हूं 40% फेल हुए। बोलोगे जी सर मैं फेल फेल ही क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मुझे टोटल का फेल वैल्यू पता है, दोनों मिलाकर क्या पता है, फेल। तो मैंने कहा यहां से अगर मैंने इसको हिस्ट्री नाम दिया, क्या नाम दिया, हिस्ट्री, तो मैं कह सकता हूं हिस्ट्री में 55% फेल हुए। और इस वेन डायग्राम का नाम क्या दिया, हिंदी, तो मैं कह सकता हूं हिंदी में 40% क्या हुए, फेल हुए। अब मुझे बताओ ये पूरा गोला 55 का है, जिसमें से ये 8 है, तो केवल अगर मैं हिस्ट्री की बात करूं ये वाले इतने पार्ट की, तो यह कितना होगा, तो 55 में से 8 घटा दोगे, 5 घटाते तो कितना बनता, 50, 3 और कम कर दो तो आप क्या कहोगे, 47%। 47% केवल हिस्ट्री में क्या हो गए, फेल। मैं पूछता केवल हिंदी में कितने फेल होते, तो इस वाले एरिया की बात कर रहा हूं। पूरा गोला कितने का है, 40 का, 40 में से 8 घटा देते तो आप कहते 32% केवल हिंदी में फेल हुए। तो मैं आपसे पूछूं कि टोटल फेल वाले कितने हैं, तो आपने कहा 47% यहां है, 8% दोनों में है और 40% यहां है। तो अगर मैं इनको जोड़ लूं तो 40 और 47, तो आपने कहा 87, और 87 में 8 जोड़ दो तो आपने कहा सर 95। 95% तो क्या है, टोटल फेल है। तो मैं पूछूं पास कितने हैं,
मैं पूछूं पास कितने हैं, तो आप क्या कहोगे, कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषय में क्या है, उत्तीर्ण है। तो आपने कहा सर टोटल तो कितने होंगे 100, और 100 में से अगर 95% फेल है तो 5% दोनों में क्या है, उत्तीर्ण है। 5% दोनों में क्या है सर, उत्तीर्ण है। एक बार चेक कर लीजिए डेटा का कोई मिसप्रिंट तो नहीं है। 45% उत्तीर्ण तो ठीक है सर, ये 55% फेल। 40% उत्तीर्ण तो सर ये 60% पास तो 40% फेल, ठीक है। दोनों मिलाकर फेल कितने, 8, तो ये पूरे 40 का तो 32 और 8 40, या पूरे 55 का तो 47 और 8 कितना, 55। तो आपने कहा सर ये टोटल कितना हो जाएगा, सॉरी गड़बड़ यहाँ कर दिया ना हमने, यहाँ ध्यान दो, गड़बड़ कर दिया ना, यहाँ ध्यान दीजिए कि सर 47% तो हिस्ट्री में फेल है, 8% दोनों में फेल है, लेकिन केवल हिंदी में तो 32 ही फेल है ना, बोलो हाँ या ना। अब इनको जोड़ो, 32 और 8 कितना, 40, और 40 और 47 कितना सर, 87। 87% क्या है, दोनों फेल वाले विद्यार्थी है। तो पास वाले कितने होंगे, तो 100 में से 87 घटा दो, 100 में से 87 घटा दो तो 13% क्या है, पास है। सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट उत्तर, ठीक है। यहां पे गलती हमने कर दिया, 47 + 8 ये 32 लेना था ना, क्योंकि टोटल फेल निकाल रहे, तो टोटल फेल इन तीनों को जोड़ने पर 87। अपने आप में कितने स्टूडेंट होंगे, 100 में से 87 घटा दिया तो 13% क्या है, दोनों में पास है। पास वाले कितने हैं, 13% है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, एक परियोजना में 24 सदस्यों की एक टीम एक काम को 35 घंटे में पूरा कर सकती है, तो 18 सदस्य उसी काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। तो समझ ही गए, 24 सदस्य को टोटल 35 घंटा लगा, तो 18 सदस्य को कितना टाइम लगेगा, मतलब T2 निकालना है। कर दीजिए गुना भाग, 18 तिया 54, तो समय कितना लगा, 32 का 3 गुना 105, 32 का 3 गुना 105, सॉरी 35 का 3 गुना 105, 35 का 3 गुना कितना, 105, 35 गुना 70 और 35 और जोड़ दो तो कितना आ गया, 105। तो टोटल टाइम कितने लगेंगे 18 को, 105 घंटे। अगले को देखो 15 नंबर, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझना। क्या कह रहा है, निम्नलिखित आकृति में 5 समतल आयत है, मतलब ये सारे 5 जो आकृति है ये क्या है, आयत है। कलर यहां मैं ब्लैक कलर का यूज करूंगा तब दिखेगा आपको। जिनमें से प्रत्येक की सबसे बड़ी भुजा क्या है, x है। सबसे बड़ी भुजा x है, मतलब लंबाई को x मान रहा है, बोलोगे जी सर। और यदि आकृति का कुल क्षेत्रफल, मतलब इस पांचों आयत को मिला दे तो टोटल क्षेत्रफल कितना है, 6000 है। तो आपको कह रहा है x का मान ज्ञात करो। अब जरा सोचना कि मैंने इसको लंबाई लिया, तो सर ये मेरा x, तो ये मेरा x, मैंने लंबाई को x ले रहा हूं और चौड़ाई को मैं y ले रहा हूं, तो सर ये y, ये भी y, ये भी y, बोलो हाँ या ना। अच्छा लंबाई x लूंगा तो सर ये x, ये क्या y, ये x, ये क्या y, ये x, ये क्या y, और ये क्या x। तो मुझे बताओ इस पूरी आकृति की अगर मैं लंबाई और चौड़ाई निकालूं तो लंबाई तो यही होगा या ये होगा। तो मैं कह सकता हूं लंबाई क्या है, सुनना मेरी बात, मैं कह सकता हूं कि लंबाई क्या है, लंबाई क्या है। तो आप कहोगे सर इन पूरे को जोड़ दो, पूरे को जोड़ोगे तो कितना होगा 2x, या फिर मैं ऐसा कह सकता हूं 3y, क्योंकि y के रूप में लूं तो सर यहां से यहां तक लंबाई क्या है, y प्लस y प्लस y 3y, और x के रूप में लूं तो यहां से यहां का लंबाई क्या है, x प्लस x 2x। मतलब अगर मैं लंबाई की बात करूं ना तो सर x के रूप में 2x है और y के रूप में क्या है, 3y है, ठीक है। अब मैं चौड़ाई की बात करूं तो मुझे बताओ चौड़ाई ये है, तो यहां से यहां तक कितना है, तो x प्लस y, ये भी कितना है x प्लस y। तो आपने कहा सर चौड़ाई कितना है, x प्लस y। बोलो कोई दिक्कत है क्या, नहीं। मैं पूछूं क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपने कहा सर क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई। अब मुझे एक बात बताओ, लंबाई कितना सर 2x, चौड़ाई कितना सर x प्लस y, और इनका मान क्वेश्चन में कितना दिया है सर 6000। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब तुम सोचोगे मैंने 2x ही क्यों लिया, क्योंकि क्वेश्चन में x का मान बताना है, तो मुझे कहीं ना कहीं इस समीकरण को सबको x में बदलना होगा, इसीलिए लंबाई मैंने 2x लिया, 3y नहीं लिया। अगर y का मान पूछ रहा होता ना तो मैं यहां 3y लेता और चौड़ाई तो x प्लस y लेना ही होता आपको, ठीक है। अब इनको आगे सरल करो, मैं अगले स्लाइड में सरल कर रहा हूं, यहाँ स्पेस क्या है, कम है। तो आपने कहा कि सर 2x गुना
x प्लस वाई बराबर 6000, ये मेरा समीकरण बना था। सर ये 2x को तो 2x रहने दीजिए, x को x रहने दीजिए, इस y को बदलते हैं। क्यों बदलते हैं? क्योंकि मुझे जो मान चाहिए वो किसका चाहिए? x का, और x का मान तभी निकलेगा जब सारा मान क्या हो? x का हो। तो मुझे एक बात बताओ, अगर 2x 3y के बराबर है तो मैं यहां y का मान ऐसा लिख सकता हूं कि 2x बटा 3? बोलो हाँ या ना। क्योंकि लंबाई तो 2x भी चलेगा, 3y भी चलेगा। तो 2x बराबर अगर 3y है तो y का मान क्या होगा? 3 गुना में है तो भाग में 2x बटा 3। तो मैं यहां पे वैल्यू पुट कर देता हूं, y के जगह क्या? 2x बटा 3 बराबर कितना सर? 6000 तो चल ही रहा है। अब देखो 2 से कट रहा है तो काट दो ना। कितनी बार में सर? 3000 बार में। काट दिया। मुझे बताओ, ये तो x रहने दो, ये 3 गुना x 3x और 2x कितना? 5x और बटा कितना? 3 बराबर इधर 3000 चल रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। 5 से अगर मैं 3000 को काटूं कितनी बार में सर? 600 बार में। तो ये x गुना x एक्स स्क्वायर, और ये 3 भाग में है तो इधर गुना में कितना? 600 गुना 3। तो x स्क्वायर का मान कितना आया साहब? 1800 आया। तो मैं पूछूं x का मान क्या होगा? तो आप कहोगे सर रूट अंडर 1800। और इसको तोड़ोगे कैसे? तो मुझे एक बात बताओ, मैं 18 गुना 100 लिख सकता हूं 1800 को? बोलोगे जी सर लिख सकते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, इस 18 को मैं भी 9 गुना, इस 18 को भी मैं 9 गुना 2 लिख सकता हूं क्या? बोलोगे जी सर। क्यों ऐसा किया? क्योंकि 100 का वर्गमूल पता है 10 होता है, 9 का वर्गमूल पता है 3 होता है, 2 का वर्गमूल निकलेगा नहीं तो ये रूट में ही रहेगा। तो आपने कहा सर 10 तिया 30 रूट 2, यह किसका मान? x का। तो हमसे x का मान पूछा था तो x का मान क्या आएगा? 30 रूट 2। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या होता साहब? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है सर? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ठीक है, 30 रूट 2। बस समझना ये चीज था, इसको समझो, समीकरण में पुट करो और आंसर को निकालो। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 16। कह रहा है एक कंपनी में 12 कर्मचारी एक निश्चित समय में 111 मोमबत्ती बनाते हैं। तो मोमबत्ती बनाना काम है, मतलब कर्मचारियों की संख्या दिया हुआ है और काम दिया हुआ है। तो काम को हमेशा नीचे लिखते हो, ऐसे तो लिखते हो M1 D1 T1 बटा W1, यही तो लिखते हो। तो संख्या ऊपर और काम को नीचे। फिर कह रहा है उसी समय में 148 मोमबत्ती बनानी है तो कितने व्यक्ति लगेंगे? मतलब M2 का मान निकाल लो। अब चलो इसको कैलकुलेट कर लो। मुझे बताओ 37 का 3 गुना कितना होता है? 111। 37 का 4 गुना कितना होगा? तो सर 148। 3 से यह 12 कितनी बार में? 4 बार में। तो व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? 4 गुना 4 कितना? 16। मतलब 16 आदमी 148 मोमबत्ती बना लेंगे अगर 12 आदमी कितने बना रहे थे? 111। क्लियर है? सिंपल सा था, बस कैलकुलेशन करना था। अगले को देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा? 17। क्या कह रहा है? यदि 176 रुपए को इस अनुपात में विभाजित किया जाए तो क्या मान होगा? ये बताना है। मुझे बताओ, इस अनुपात में विभाजित करना है तो सर यहां टोटल वैल्यू कितना है? तो आपने कहा, मैं लिख देता हूं यहां 2:5:6:9। टोटल कितना है? तो सर 9 और 6 15, 15 और 5 20, 20 और 2 22। इस 22 का मान क्वेश्चन में कितना है? 176। साफ साफ दिख रहा है 8 गुना। 22 से यह 8 बार में कट रहा है तो रेशियो का मान 8, तो 8 का गुना करते जाओ। 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 8 छक 48 और 8 नमा 72। 8 नमा 72। तो आपने कहा जब बांटोगे ना इस अनुपात में तो नंबर क्या क्या होंगे? 16 40 48 72। 16 40 48 72। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का क्या है? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? करेक्ट उत्तर। रुपए में था तो नंबर नहीं होगा, रुपया होगा। कितने कितने रुपए चारों को मिलेंगे। अगले को देखिए 18 नंबर को। अब देखो आसान है, क्या कह रहा है? A अनुपात B बराबर C अनुपात D बराबर E अनुपात F बराबर G अनुपात H का मान क्या है? 1:3। इसका मतलब क्या है? यहां पहले पे क्या है? A, यहां क्या है? C, यहां क्या है पहले पे? E और यहां पहले पे क्या है? G। तो A का, C का, E का और G का मान क्या होगा? 1 होगा। कलर अब चेंज कर रहा हूं। दूसरे पे क्या है सर? B, दूसरे पे क्या है? D, दूसरे पे क्या है? F और यहां क्या है? Z। तो B D F और
बी, डी, एफ और एच, इसका मान क्या होगा 3। जो पहले पे है उन सभी का मान 1, जो दूसरे पे है उन सभी का मान 3। अब बोल रहा है इसका मान निकालो, तो मुझे बताओ P का मान तो पता नहीं, लेकिन A का मान कितना पता है सर 1, तो P गुना 1। C का मान कितना पता है सर 1, तो Q गुना 1। R को R रहने दीजिए, E का मान कितना पता है 1। S को S रहने दीजिए, G का मान कितना पता है 1। बोलो हाँ या ना। रेशियो मुझे बताओ P का मान नहीं पता, लेकिन B का मान देखो कितना है 3। Q का मान नहीं पता, लेकिन D का मान कितना है 3। R का मान नहीं पता, लेकिन F का मान कितना है 3। H का मान नहीं पता, S का मान नहीं पता, लेकिन H का मान कितना है 3। बोलो हाँ या ना। तो इन सबको करोगे तो ये P गुना 1P, ये प्लस Q प्लस R और प्लस क्या S। इन सब में से 3 कॉमन ले लोगे तो ले लो, तो अंदर में क्या बचेगा P प्लस Q प्लस R प्लस S। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये PQRS ये PQRS आपस में कटेगा? यहां कुछ नहीं है तो 1 और यहां कितना 3, तो रेशियो अभी भी कितना होगा 1:3। ऑप्शन नंबर ए क्या है इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट उत्तर। अभी भी रेशियो क्या है 1:3। और ऐसा जो क्वेश्चन होता है ना उसमें नॉर्मली जो दिया होता है वही आंसर होता है। मान लो यहाँ 2-3 देता तो आप देखते यहाँ फाइनल भी 2-3 ही आता, 4-3 देता ऐसे पैटर्न में तो फाइनल भी 4-3 ही आता। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है एक आदमी ने 5 सेब 50 रुपए में खरीदे और उतने ही सेब 50 रुपए में 6 खरीदे। मतलब एक प्रकार का सेब है जो 5 सेब 50 का खरीद कर लाता है और दूसरे प्रकार का सेब 6 सेब 50 रुपए का खरीद कर लाता है। फिर कह रहा उन्होंने 11 सेब 100 रुपए के हिसाब से क्या किया, बेच दिया। तो प्रॉफिट लॉस बताओ। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या कहा था कि सर वस्तुओं की संख्या को सेम रखना जरूरी है। पहले बताओ कितने सेब की बात हो रही है, 5। तो 5 सेब को कितने में खरीदा, मैं यहां लिखते जा रहा हूं। देखो ये तो संख्या की बात कर लो और ये मूल्य की बात कर लो। मूल्य कैसा, खरीदने वाला है तो सीपी, बेचने वाला है तो एसपी। तो बताओ 5 खरीदा कितने में, 50 में। तो टोटल धन कितने का होगा वो अभी निकालेंगे। फिर क्या कह रहा है 6 खरीदा, कितना खरीदा 6, कितने में 50 में। लेकिन मैंने कहा था टोटल निकालने से पहले एक देखो क्या वस्तु की संख्या सेम है, नहीं। यहां 5 वस्तु का क्रय मूल्य है, यहां 6 वस्तु का क्रय मूल्य है। तो सबसे पहले वस्तु की संख्या को क्या करें, सेम। अब वस्तु की संख्या को सेम करने का मतलब क्या है, सर इनका लहसे लो। 6 और 5 का लहसे कितना होता है 30। तो अगर इस 5 को 30 बनाना है तो 6 का गुना, यहां 6 का गुना तो सर यहां भी 6 का गुना। बोलो हाँ या ना। अगर इस 6 को 30 बनाना है तो 5 का गुना, तो यहां भी सर किसका गुना, 5 का गुना। क्या ये बात क्लियर है, बोलोगे जी सर। तो यह कितना बना 6 पंचे 30, यह कितना बना 6 पंचे 30, लेकिन यह कितना बनेगा तो यहां लिख रहा हूं 300, और यह कितना बनेगा तो 250। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि 30 सेब को 300 में खरीदते हो। एक प्रकार, एक ऐसा प्रकार का सेब है जो 30 सेब को 300 में खरीदते हो, और एक दूसरे प्रकार का सेब है उसी 30 सेब को तुम 250 में खरीदते हो। तो मैं तुमसे पूछूं कि टोटल तुमने कितने सेब खरीद लिए, तो 30 और 30 60, ये 30 और ये 30 टोटल कितने 60, और इस 60 सेब को तुमने आखिर में खरीदे कितने में, तो सर 550 रुपए में। बोलो हाँ या ना। क्लियर है यहां तक कहानी। तो ये तो सीपी की बात हो गई। अब बात करेंगे एसपी की। जब एसपी की बात करें तो कह रहा है कि 11 सेब को कितने में बेचता है, सर 100 में बेचता है। अब भैया यहां पे भी वस्तु की संख्या सेम नहीं है। खरीद 60 रहा है, बेच 11 रहा है, काम नहीं चलेगा। वस्तु की संख्या सेम बनाइए। कैसे बनाएंगे, तो सर यहां 11 का गुना कर दीजिए, तो यहां भी 11 का गुना करना पड़ेगा। यहां किसका गुना कर दीजिए 60 का, तो यहां भी 60 का गुना करना पड़ेगा। बराबर बनाना था ना, तो इस 11 से इन सब में गुना कर दिया, इस 60 से इन सब में गुना कर दिया। अब बताओ 11 गुना 60 660, तो 660 को खरीदा कितने में, तो सर 11 गुना 55, 11 गुना 55 कितना 605, और ये 0 नहीं, 55 गुना 11 करोगे तो 605 और एक 0। तो आपने क्या कहा 11 गुना 60, कहने का मतलब कितना 660 सेब को 6050 रुपए में खरीदा। और बेचने की अगर बात आई तो 11 गुना 60 660 सेब को कितने में बेचा सर, 6000 रुपए में बेचा। तो मुझे बताओ प्रॉफिट है या लॉस है, लॉस है कितने का 50 का।
6050 में तुम 660 सेब खरीद रहे हो और 6000 में 660 सेब बेच रहे हो, तो 50 रुपए का लॉस है। लॉस है तो लॉस परसेंट निकालोगे, 50 का लॉस, सीपी कितना 6050 और गुना कितना सर 100। अब भैया काम कैलकुलेशन का रहा, करते हैं। सर 0 से 0 कटेगा, 5 से काटे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब कुछ कटने वाला नहीं, तो ऊपर तो 100, नीचे 121%। 100 बटा 121% का क्या है, लॉस है। प्रॉफिट पे टिक मत लगाना, लॉस है। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। बस यहां समझने वाली बात क्या थी कि कितने वस्तु खरीद रहे हो और कितने बेच रहे हो। जितने वस्तु आप खरीदते हो उतने ही वस्तु आप बेचते हो, मतलब जितने वस्तु का क्रय मूल्य उतने ही वस्तु का विक्रय मूल्य पता हो, तभी आपको प्रॉफिट और लॉस का एग्जैक्ट पता चल पाएगा। क्लियर है ये बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर किसमें, 20 में। क्या कह रहा है, 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर 27 बराबर गोले बनाए जाते हैं। तो मुझे बताओ, गोले को पिघलाकर गोला बनाया तो मतलब दोनों गोले का आयतन बराबर होगा। ठीक है सर। तो मैंने पहले वाले गोले को देखा, तो सर गोले का आयतन कितना, 4/3 पाई आर क्यूब। तो पहले वाले गोले का आयतन कितना है, 12 है, तो 12 का क्यूब। इसी को पिघलाकर 27 गोले बनाए गए, तो उस गोले का भी कुछ ना कुछ आयतन होगा। तो फॉर्मूला क्या, 4/3 पाई आर क्यूब। इसको 2 दे दो, ये 1 रहा होगा, ये 2 हो गया, क्योंकि इसको पिघलाकर ऐसे 27 गोले बनाए गए। तो इनके इस 27 गोले का आयतन और इस गोले का आयतन आपस में क्या, बराबर। अब मुझे एक बात बताओ आप खुद ही कि भैया ये 4/3, ये 4/3, ये पाई और ये पाई कट जाएगा। बोलोगे जी सर। थोड़ा और दिमाग लगाओ, तो ये 12 का घात 3 है और ये कितना है, 27, तो 27 नीचे आ जाएगा। तो बराबर में दूसरे वाले का त्रिज्या का घन बचेगा। बोलोगे जी सर। थोड़ा सा और सोचो, यहीं सोच लो, तो मैं अगर दूसरे का त्रिज्या निकालूं तो आप कहोगे घनमूल निकालना होगा, किसका, तो सर 12 का घात 3 का और 27 का। मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूं। अब बताओ, 12 का घात 3 है, इसका घनमूल निकालोगे तो कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 12 आएगा। बोलो हाँ या ना। और 27 का घनमूल कितना होगा, सर 3 होगा। 3 से काट दो कितनी बार, 4 बार। तो भैया जो दूसरा वाला घन था उसका त्रिज्या क्या था, 4 था। और दूसरा वाला जो गोला था उसका त्रिज्या क्या था, 4 था। और पहले वाला जो गोला था उसका त्रिज्या क्या था, 12 था। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का इस प्रकार बने 6 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। मतलब पहले वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सुनना मेरी बात, पहले वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और अब जो बना है ना उसका टोटल सरफेस एरिया कितने का, 6 का रेशियो पूछ रहा है। यही तो बोल रहा है, गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का तथा इस प्रकार बने 6 गोले के पृष्ठीय क्षेत्रफल का क्या बताएं, अनुपात। तो भैया ये पहले वाले का टोटल सरफेस एरिया, ये दूसरे वाले का टोटल सरफेस एरिया, लेकिन टोटल कितने लेने हैं, 6। तो मुझे एक बात बताओ, आपने क्या पढ़ा है टोटल सरफेस एरिया, आपने पढ़ा है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसकी त्रिज्या तो 12 है, 12 का स्क्वायर। पहले वाले की त्रिज्या 12 है, 12 का स्क्वायर। ये तो 6 का 6 रहने दो, इसका भी क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर। और दूसरे वाले की त्रिज्या तुमने 4 निकाली यहां पे, बताओ, तो 4 का स्क्वायर। अब मुझे एक बात और बताओ, क्या ये 4 पाई कट जाएगा, सर 4 पाई कट जाएगा। मुझे बताओ यह कितना हो गया, सर 144, और यह 6 गुना कितना, सर 16। बोलो हाँ या ना। तो एक बात बताओ, 16 से यह 9 बार में कट जाएगा, 16 नमा 144। 16 से यह 9 बार में कट जाएगा, 16 नमा 144, हाँ या ना। अब मैं काटूं तो 3 से यह 3 बार में और 3 से यह कितनी बार, 2 बार। तो फाइनल जो रेशियो बचा हुआ कितना आया, 3:2। तो आपने कहा कि सर रेशियो क्या होगा टोटल सरफेस एरिया का, 3:2। 3:2 इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। देख लीजिए एक बार पूरी क्लास, बस समझ लीजिए कि करना क्या था। ठीक है, तो ये आपके मॉक नंबर 25 का कंप्लीट क्या था, सॉल्यूशन था। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।